हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। CAPFAC 2019 इंटरव्यू सीरीज में लास्ट मोमेंट सीरीज में हम आज लेक्चर नंबर 6 करेंगे। इसमें हम आज जो है नेशनलिज्म और सिविलाइजेशन, इन सारे चीज़ों को देखेंगे। देखो, अभी रिसेंट टाइम में दुनिया के जो भी कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं नेशनलिज्म की ओर बहुत ज़्यादा प्रमोट अपने को कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी देखो, टेररिज्म अटैक एक तरह से फ्रांस में हुआ। इन सारे चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं जो एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस है, जो सैमुअल पी हंटिंगटन कहते हैं क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, तो वो सिचुएशन चल रहा है। इसमें ऑब्वियसली है, हम डेली आप जो भी लेक्चर बनाते हैं उसमें एक कोट डालते हैं। तो इसमें आज का है जो, इफ योर ड्रीम्स डू नॉट स्केयर यू, दे आर टू स्मॉल। रिचर्ड ब्रैंसन कहते हैं, वर्जिन के जो फाउंडर हैं। तो आपका ड्रीम जो है वो कहीं ना कहीं इतना बड़ा होना चाहिए कि आप उसमें फेलियर का डर आपके पास रहे। और जब तक वो डर नहीं है फेलियर का, तो कहीं ना कहीं वो ड्रीम जो है आपका छोटा है। तो ये चीज को आज ये ध्यान रखें हमेशा कि कहीं ना कहीं एक स्मॉल फियर जरूर होना चाहिए, लेकिन वो फियर ऐसा नहीं है कि आपके गोल को ही डिगा दे। तो आज हम कुछ इस कंसेप्ट देखेंगे, नेशन स्टेट एंड नेशन स्टेट। तो नेशन क्या है? नेशन एक तरह से एक जो कल्चरल टर्म है। कल्चरल टर्म कल्चरल टर्म का मतलब है कि जो भी है एक एंशियंट टाइम से, सपोज इंडिया लो, तो इंडिया स्टेट जो है यानी कि नेशन स्टेट, ये आपका 1947 में बना। इनफैक्ट प्रॉपर तरीका से जब कह सकते हो तो 26 जनवरी 1950 को इंडिया एज ए नेशन स्टेट बन गया, यानी फुल रूप से स्टेट बन गया। लेकिन नेशन का कंसेप्ट हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से है। नेशन का मतलब होता है स्टेबल कम्युनिटी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ ए कॉमन लैंग्वेज, टेरिटरी, हिस्ट्री, इथनिसिटी और साइकोलॉजिकल मेकअप मैनिफेस्टेड इन अ कॉमन कल्चर। इट इज मोर देन इथनिक ग्रुप फुली मोबिलाइज्ड और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। यानी कि जो नेशन है वो कहीं ना कहीं वहाँ क्या है, इसको कल्चर, लैंग्वेज या वे ऑफ लाइफ कह सकते हो, ये सारी चीजें को जोड़ता है। अब देखो, एक ये कह सकते हो कि इथनिक ग्रुप से ये ऊपर है। यदि हम एक इथनिक ग्रुप लेते हैं, जैसे मान के चलो कि बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट वगैरह में हमारे इंडिया में देखते हो या वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में, तो कुछ ग्रुप्स होते हैं। तो लेकिन ये जो नेशन है वो बहुत सारे कॉम्बिनेशन, यानी कि सिंगल एक इथनिक ग्रुप नहीं कह सकते हो। सिंगल इथनिक ग्रुप तब कह सकते हो जब इंटायर कंट्री एक तरह से एक इथनिसिटी को फॉलो करता, एक टाइप के कल्चर को फॉलो करता। लेकिन ये उसका एक तरह से कॉम्बिनेशन है। तो ये हमारा नेशन है। तो नेशन इज मोर अबाउट कल्चरल एस्पेक्ट्स। ठीक है, ये अबाउट कल्चरल एस्पेक्ट्स है। ये तब भी था जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था। इनफैक्ट जब ब्रिटिशर्स यहाँ नहीं आए थे, जब अलेक्जेंडर द ग्रेट इंडिया पे आए, उस समय भी हमारा नेशन था। तो कहीं ना कहीं ये चीजें, अब देखो हम इसमें उतने डिटेल में नहीं जाएंगे। डिटेल में जाने का मतलब है कि हर वो टर्म जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। इनफैक्ट इतने ज्यादा डिफरेंसेस इसमें है क्योंकि यूनानिमिटी नहीं है इसमें। इसमें ये चीजें नहीं है कि आप पूरे एक तरीके से देखो उस चीज को। तो एक इतने ज्यादा डिफरेंस हैं कि चीजों को प्रॉपर एनालाइज करोगे तो वो बहुत डीप में चला जाएगा। लेकिन यहाँ आपको इंटरव्यू बोर्ड में उतना डिटेल नहीं पूछते हैं। एक तरह से ये चीजें हैं कि कल्चरल वो एस्पेक्ट है। इंडिया नेशन तब भी था जब इंडिया स्टेट नहीं था, यानी नेशन स्टेट नहीं था। अब देखो, स्टेट स्टेट का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनाइज्ड सेटअप जो है, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल सेटअप, ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल सेटअप, ये एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल सेटअप है। जैसे इंडिया आपका एक स्टेट बन गया। स्टेट, अब ये इस अनुसार देखोगे कि इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और प्लस आज के डेट में 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो वो स्टेट डिफरेंट है, ये कंस्टिट्यूएंट है। लेकिन मेन जो स्टेट होता है तो उसके 4 एलिमेंट्स हैं। क्या है? फिक्स जियोग्राफिकल एरिया। तो फिक्स जियोग्राफिकल एरिया, अब ये कहोगे कि कहीं ना कहीं अभी भी हमारे पास प्रॉपर फिक्स जियोग्राफिकल एरिया नहीं है, कुछ एरिया में अभी भी स्टिल कन्फ्लिक्ट है। लेकिन हमारे पास जो है एक डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया है। मैंने कुछ पार्ट है जिसको पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, कुछ कुछ चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर एक तरह से है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है
चाइना ऑक्युपाइड इनफैक्ट लद्दाख का रीजन कह सकते हो। तो ज्योग्राफिकल एरिया है। उसके बाद पॉपुलेशन, हमारे इंडिया में आज जो है 135 करोड़ पॉपुलेशन करीब है। ये 2011 सेंसस के अनुसार हमारे पास 121 करोड़ पॉपुलेशन था, लेकिन आज के डेट में 135 करोड़ प्लस पॉपुलेशन हो गया है। तो ज्योग्राफिकल एरिया, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो है हमारे यहाँ क्या है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, यानी कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। फिर ये हो गया। फिर आपके पास जो होता है सोवरेनिटी, तो सोवरेनिटी आपके पास है, इंडिया के पास जो है वो सोवरेनिटी है। देखो, जो आप डिफरेंट चीज़ों में देखते हो कि जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। गवर्नमेंट टाइप किस टाइप के हो सकते हैं? गवर्नमेंट आइदर आपका क्या हो सकता है कि वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो सकता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो सकता है, ठीक है? तो गवर्नमेंट हमारे पास डेमोक्रेटिक है, या फिर मोनार्किकल हो सकता है, मोनार्किकल। मोनार्किकल का मतलब है मोनार्क वहाँ, जैसे अभी बहुत सारे कंट्री में देखते हो, जैसे आप यूएई देखते हो, सऊदी अरेबिया देखते हो, या बहुत सारे इस्लामिक कंट्री देखते हो, या इनफैक्ट ग्रेट ब्रिटेन बेस्ट एग्जांपल जो यूनाइटेड किंगडम है, यूके। तो क्या है, वहाँ मोनार्क हैं। तो मोनार्क जो क्वीन एलिजाबेथ टू हैं वो मोनार्क हैं। फिर इधर देखोगे थाईलैंड वगैरह है, तो मोनार्क वहाँ है। तो मोनार्किकल हो सकता है या ओलिगार्की हो सकता है। ओलिगार्की का मतलब है कि कुछ फ्यू, जो सिंगल मोनार्क नहीं है, वो फ्यू पीपल का जो मिल करके जो शासन करते हैं। अब देखो, तो लेकिन हम फिलहाल इस ढंग से ही दो ही में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या तो मोनार्किकल या डेमोक्रेटिक। तो मोनार्किकल में क्या है कि जो हेड ऑफ स्टेट होंगे, वो हेड ऑफ स्टेट जो होंगे वो हायरार्की, वो जो होंगे ये जनरेशन वाइज चलते जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ जो हेरिडिटरी जो कहते हो, हेरिडिटरी, जैसे क्वीन एलिजाबेथ हैं तो उनके पहले फादर थे, फिर ये हैं, फिर इसके बाद इनके सन होंगे। तो इस ढंग से चीज़ों को ये चलते रहती है। तो यहाँ जो होता है हेरिडिटरी होता है मोनार्की में। लेकिन डेमोक्रेसी होता है जहाँ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल होता है, जहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वहाँ हेड ऑफ द स्टेट जो होते हैं इलेक्टेड होते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल हमारा इंडिया। तो इंडिया में जो हेड ऑफ स्टेट क्या है, प्राइम प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इनडायरेक्ट रूप से इलेक्टेड होते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज होता है जिसके बारे में आप जानते ही हो। फिर डेमोक्रेसी में भी देखोगे कि जो डेमोक्रेटिक सेटअप है वो आइदर डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो सकता है या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हो सकता है। तो ये सारी चीजें हमें ये, अब देखो, नेशन को हम समझ गए, स्टेट को समझ गए, यानी कि नेशन इन लेमैन टर्म समझो कि कल्चरल एस्पेक्ट्स है और ये आपका जो है पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स है। उसके बाद एक टर्म आता है नेशन स्टेट। नेशन स्टेट यानी कि दोनों का फीचर रखता हो, कॉमन एक तरह से कल्चर हो, और फिर आपका जो है ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल सेटअप हो। तो देखो, एज पर इन लूज टर्म जो हम कह सकते हैं कि इंडिया नेशन स्टेट है, इंडिया नेशन स्टेट है। लेकिन क्योंकि आज इंडिया जो है एक पॉलिटिकल, ऑब्वियसली नेशन तो हमने देखा कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से इंडिया एक नेशन है, लेकिन स्टेट जो है प्रॉपर तरीका से हमारा 26 जनवरी 26 ऑफ जनवरी 1950 को ये एक स्टेट भी बन गया। तो आज के डेट में ये हमारा नेशन स्टेट है। लेकिन स्ट्रिक्ट सेंस में देखोगे तो इंडिया एक नेशन स्टेट नहीं, एक सिविलाइजेशनल स्टेट है। ठीक है, एक सिविलाइजेशनल स्टेट है। तो इंडिया एक सिविलाइजेशनल स्टेट्स है। दो चीजों को यहाँ थोड़ा सा आपको यहाँ देखना होगा। एक आपने नाम सुना होगा, सैमुअल पी हटिंगटन। सैमुअल पी हटिंगटन लिखते हैं क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस एंड रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर में वो लिखते हैं कि जो एक तरह से बहुत सारे आज के डेट में स्टेट्स हैं, तो उनको यदि हम पूरे तरीके से एक डिवीजन करें ब्रॉड वे में, तो डिफरेंट वो सिविलाइजेशन होगा। जैसे आपका वेस्टर्न सिविलाइजेशन, उसके बाद आपका चाइनीज सिविलाइजेशन, इस्लामिक सिविलाइजेशन, फिर उसके बाद आपका इंडियन सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमारा कंटिन्यू उस चीज को वो चल रहा है। तो ये सिविलाइजेशनल स्टेट्स इंडिया एक तरह से देखा जाए तो नो डाउट अदरवाइज नेशन स्टेट है, लेकिन स्ट्रिक्ट टर्म में यदि बोले तो हम जो है सिविलाइजेशनल स्टेट्स हैं।
फिर एक देखो, तो ये सैमुअल पी हंटिंगटन क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन लिखते हैं। फिर एक फ्रांसिस फुकुयामा का आपने नाम सुना होगा, फ्रांसिस फुकुयामा। फ्रांसिस फुकुयामा वो लिखते हैं, वो उनका एक है कि एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन, एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन। तो एक तरह से ये जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, उसको ये इस तरह से सिमटा देते हैं कि जो डिफरेंट सिविलाइजेशंस हैं, या जो भी डिफरेंट फॉर्मेशन है, डिफरेंट तरीका है, वो सब कहीं ना कहीं इंड होता है जाकर के वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेटिक सेटअप में। वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेटिक सेटअप में कहीं भी देखो, आइदर आप अभी जो थाईलैंड में देख रहे हो, थाईलैंड में देख रहे हो, कुछ दिन पहले जो नेपाल में हुआ, नेपाल में भी क्या था, मोनार्की था, लेकिन वो मोनार्की को खत्म करके 2008 में नेपाल को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना दिया गया। थाईलैंड में भी ये चीजें चल रहा है। तो हर जगह जो कहीं ना कहीं है कि ग्रेजुअली जो शिफ्ट है, नॉर्मली अभी वर्तमान समय में आप रिवर्स को नहीं देख रहे हो कि कोई डेमोक्रेटिक सेटअप है और वहां मोनार्किकल सिस्टम चल रहा है, ये आप नहीं अभी देख रहे हो। लेकिन जहां मोनार्किकल है, वहां आप देख रहे हो डेमोक्रेटिक सेटअप स्ट्रांग से स्ट्रांग होता जा रहा है। इनफैक्ट जैसे मेजोरिटी ऑफ कंट्री में आज के डेट में कुछ फ्यू ही बने बचे हुए हैं जहां मोनार्क जो है प्रॉपर तरीके से वो रूल कर रहे हैं, इस्लामिक वर्ल्ड में ही खास करके है। लेकिन जो आप वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेटिक सेटअप देख रहे हो, वो मेजोरिटी ऑफ प्लेसेस में, जैसे बेस्ट एग्जांपल आप जापान, जापान में नो डाउट मोनार्क हैं। जैसे अभी ही कुछ दिन पहले वहाँ किंग बने और ये चेंज हुए, और ये फर्स्ट टाइम हुआ कि किंग जो वर्तमान में किंग थे, यानी कि उन्होंने अपना अपने लाइफ टाइम में ही अपना सिंहासन छोड़ दिया और अपने सक्सेसर के लिए रास्ता खाली कर दिया। अदरवाइज सिस्टम क्या होता था कि उनके डेथ के बाद जो है नए मोनार्क यानी कि नए जो किंग वो बनेंगे। अब किंग क्या है, हेरिडिटरी है, लेकिन किंग के पास एक्चुअल में पावर नहीं है। देखा जाए एक्चुअल में पावर क्या है, प्राइम मिनिस्टर जो है यूज करते हैं। लेकिन जब आप देखोगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले तक, तो मोनार्क जो थे वो अहम भूमिका वहां अदा करते थे। जो मेजी रिस्टोरेशन हुआ, तो कहीं ना कहीं लोग थे जो किंग में बिलीव कर रहे थे, बादशाह में बिलीव कर रहे थे। लेकिन अभी जो सिस्टम है कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक सेटअप पे आ गया है। तो दो चीजें आप ये देखोगे कि जो जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन सैमुअल पी हंटिंगटन के अनुसार जो है, एक सिविलाइजेशनल स्टेट्स है, वो अभी भी वर्तमान है, और वो कहीं ना कहीं इनफैक्ट कुछ जगह में वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तो सिविलाइजेशनल स्ट्रॉन्ग ये वैल्यू, इनफैक्ट देखोगे जैसे जो कंट्री, इनफैक्ट अभी बेस्ट एग्जांपल इसका देख सकते हो, टर्की। टर्की जो है इनिशियली जो 1922 में मुस्तफा कमाल अतातुर्क जो थे, उन्होंने क्या किया कि एक तरह से टर्की को वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेटिक सेटअप लाने की कोशिश की। लेकिन इर्दवान जो हैं, वो फिर से वो ट्रेडिशनल वे में ये जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक फ्रांसिस फुकुयामा का एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन, इसमें देख सकते हो कि वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेटिक सेटअप जो है वो एक तरह से लास्ट स्टेट है, ठीक है। तो ये नेशन स्टेट एंड नेशन स्टेट हमने देखा। अब एक नेशनलिज्म, नेशनलिज्म देखा जाए यदि, तो एक तरह से जो वर्ल्ड में मॉडर्न टाइम में ऑर्गेनाइज्ड वे में ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो 1789 में आया, तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, नेपोलियन, नेपोलियन का दुनिया में यही कंट्रीब्यूशन रहा कि नेपोलियन बोनापार्ट का, कि उसने पूरी दुनिया में नेशनलिज्म का जो कंसेप्ट है उसको स्ट्रॉन्ग किया। कि कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि अदरवाइज लोग फाइट कर रहे थे चीज़ों के लिए, लेकिन इसने क्या किया, नेपोलियन ने एक राष्ट्र के रूप में फ्रांस को इस्टेब्लिश किया, और फर्स्ट टाइम लोगों को एक तरह से नेशन अपने ऊपर प्राइड करने के लिए ऑर्गेनाइज्ड वे में उसने रास्ता अपनाया। तो नेशनलिज्म क्या है, नेशनलिज्म इज द डिजायर ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर द सेम रेस। तो रेस आपका कल्चर, लैंग्वेज इट्सेट्रा टू फॉर्म इंडिपेंडेंट कंट्री। अब जैसे देखो, इसका मतलब है जाति, संस्कृति,
भाषा आदि की समानता के आधार पर एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की जन भावना, या उसको कह सकते हैं अ फीलिंग ऑफ लव और प्राइड फॉर आवर ओन कंट्री, अ फीलिंग दैट आवर कंट्री इज बेटर देन एनी अदर कंट्री। तो राष्ट्र प्रेम की भावना यानी राष्ट्रीयता अपने राष्ट्र को अन्य राष्ट्र से श्रेष्ठ बनाने की जो होड़ होती है, वो नेशनलिज्म एक तरह से। तो नेशनलिज्म में कहीं ना कहीं देखो एक चीज क्या है कि हम उसमें कुछ क्या है, लैंग्वेज, रिलीजन, इस चीज को हम अपना मानते हैं कि उस चीज के आधार पर ही। जैसे देखो इंडिया, इंडिया के लिए कहते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, इसमें बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है। आज हम जिस फॉर्म में इंडिया को देख रहे हैं, तो वो किसी एक दिन में नहीं बना, वो एक लंबे समय का परिणाम है। वो कंटिन्यूअसली हमने इंडिपेंडेंस के लिए फाइट किया। डिफरेंट चीजें जैसे आप देखोगे तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक इंडिया नो डाउट एक पॉलिटिकल सेटअप में बंधा हुआ है कि एक ही प्रधानमंत्री हैं। अब पहले देखो एक जो कहते हैं ना कि जो कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का अलग प्रोविजन था, लेकिन ग्रेजुअली आर्टिकल 370 में चेंजेस, अभी जो रिसेंटली चेंजेस हुआ लास्ट ईयर, उस वो न भी चेंजेस था तो ग्रेजुअली जो है जम्मू एंड कश्मीर जो है इंडिया में एसिमिलेट हो रहा था। उसके पास नो डाउट अपने कॉन्स्टिट्यूशन थे, फ्लैग थे, लेकिन मेजोरिटी ऑफ चीजें जो थी वहां कहीं ना कहीं प्रोविजंस किए गए थे जिसके कारण लागू हो रहे थे। लेकिन जब हम देखते हैं तो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में बहुत सारी डिसिमिलरिटी है। डिसिमिलरिटी का मतलब है कि यदि कुछ चीजें देखो तो जम्मू एंड कश्मीर में जो चल रहा है, कुछ उनके कल्चर हैं, उनके वे ऑफ लाइफ हैं, उनके पहनावे हैं, उनके खान पान है, तो वो जो है वो आपके तमिलनाडु से डिफरेंट होगा। जस्ट थोड़ी देर के लिए, अभी ठंडा का मौसम आ रहा है, तो नॉर्थ इंडिया जो है वो सीवियर कोल्ड वेदर से परेशान रहेगा, बहुत ठंडा आएगा, स्वेटर पहनोगे प्रॉपर तरीका से। लेकिन साउथ इंडिया में भी बोलो कि प्रॉपर स्वेटर ही पहन करके रहना पड़ेगा तो बहुत दिक्कत होगा। या फिर मान के चलो कि आप मेजोरिटी इंडिया में नॉर्मल टाइम में आप स्लीपर पहनते हो। अब यदि आप स्लीपर पहनना सबके लिए मैंडेटरी कर दोगे, तो जो मेघालय वगैरह है जहाँ डेली बारिश होती है, रेगुलर बारिश होती है, तो वहाँ स्लिपरी ग्राउंड होता है, तो वहाँ लोगों के लिए बहुत डिफिकल्टी होगी। तो खान पान सेम सिचुएशन। अब यदि यदि ये मैंडेटरी कर दोगे कि रोटी और सब्जी ही खाना है, तो पंजाब के और राजस्थान के लोग तो काफी खुश होंगे, लेकिन बंगाल के लोग जो हैं, केरल के लोग जो हैं, तमिलनाडु के लोग हैं जो चावल प्रीफर करते हैं, चावल और मच्छी चावल जो कहते हैं, तो उनको प्रॉब्लम होगा। या फिर चावल ही मैंडेटरी कर दोगे तो पंजाब में लोगों को प्रॉब्लम होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो है डाइवर्सिटी है, हम उस चीज को नेशनलिज्म के कंसेप्ट यदि लाते हैं तो कहीं ना कहीं उसको हम संकीर्ण बनाते हैं। और जब जब भी देखोगे संकीर्णता आती है, तो बार प्रॉब्लम होता है। जैसे आप देखो पाकिस्तान, पाकिस्तान इनिशियली दो पार्ट में था, एक आपका वेस्टर्न पाकिस्तान और एक ईस्टर्न पाकिस्तान। तो कहीं ना कहीं मोहम्मद अली जिन्ना और जो भी कुछ लोग थे, तो उन्होंने एक तरह से उर्दू को थोपने का कोशिश किया कि जो भी है एक लैंग्वेज होगा एक नेशन में। तो उसके कारण कहीं ना कहीं वो जो बंगाली फीलिंग्स थी उन्हें ठेस पहुंचा। और बंगाल जो है यानी कि जो आपका ईस्टर्न पाकिस्तान था, वो बांग्लादेश के रूप में एक इंडिपेंडेंट नेशन हो गया। कहीं ना कहीं देखो अभी जो हमारा 2020 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया, तो उसमें भी आप यदि देखोगे तो वो सारी चीजें जो है कि आप ये सोचते हो कि हम एक ही हिंदी कर दें या ये, तो लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। अब नॉर्थ ईस्ट में है उनको प्रॉब्लम होगा, फिर जो तमिलनाडु में है उनको प्रॉब्लम होगा। अब कहीं ना कहीं वो ये हम डाइवर्सिटी यदि रखते हैं तो उस डाइवर्सिटी के साथ ये सही रहता। तो नेशनलिज्म वो चीजें हैं कि एक राष्ट्र प्रेम की भावना, राष्ट्रीयता और अपने राष्ट्र को अन्य राष्ट्र से श्रेष्ठ बनाने की भावना, यानी कि जो जाति, संस्कृति, भाषा आदि की समानता के आधार पर एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की जन भावना, यानी कि एक जो जैसे इंडिया है तो इंडिया में डिफरेंट रिलीजन्स के लोग रहते हैं। हमारे यहाँ इंडोनेशिया के बाद सबसे अधिक मुस्लिम है। अच्छे जो सिख सबसे इंडिया में ही सिख रिलीजन का जो तब कंबाइंड इंडिया पाकिस्तान सब एक हुआ करता था उस समय सिखिज्म का, लेकिन आज इंडिया में सबसे अधिक सिख हैं।
जैनिज्म, बुद्धिज्म, इन धर्मों का जन्म यहीं हुआ। लेकिन आज की डेट में जो बुद्धिज्म है, तो हमसे जब बहुत अधिक बुद्धिस्ट दूसरे कंट्री में है, तो कहीं ना कहीं हम एक अमलगमेशन में है। तो नेशनलिज्म सच है, इनफैक्ट रविंद्रनाथ टैगोर का आप एग्जांपल ले सकते हो। रविंद्रनाथ टैगोर भी नेशनलिज्म के उस फेवर में नहीं थे कि जो संकीर्णता को पोषण करता हो, क्योंकि वो एक तरह से विश्व समुदाय के रूप में देखते थे। तो ये आपका नेशनलिज्म। अब है रिलीजन एंड स्टेट। तो रिलीजन एंड स्टेट इंडिया में देखो क्या है कि इंडिया में यदि संविधान जब से बना तभी से देखा जाए तो शुरू में हमारे पास जो सेकुलरिज्म टर्म था, तो सेकुलर वर्ड सेकुलर जो है वो इनिशियली संविधान में नहीं था, लेकिन हम सेकुलर तब भी थे। इनफैक्ट सेकुलर टाइम इमेमोरियल से हम सेकुलर हैं। कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो कुछ एक टाइम को छोड़ दिया जाए तो हमारे इंडिया में हमेशा जो है एक तरह से रिलीजियस हार्मनी रहा। आप इसका बेस्ट एग्जांपल देख सकते हो, जो आपके गुरु ग्रंथ साहिब हैं या जो भी हैं, तो उसमें से सब धर्मों के जो कंपाइलेशन आपको मिलते हैं। इनफैक्ट कुछ जगहों में देखोगे, यदि आप अजमेर शरीफ जाओ या फिर आप कुछ कुछ टेम्पल में जाओ, कुछ ऐसे जगह में जाओ, हर तरह के लोग मिलते हैं। जैसे जस्ट एग्जांपल, आप प्रयागराज की पावन भूमि पे जाओ, तो वहाँ कोई धर्म स्पेसिफिक नहीं, चीजों को सब लोग जाते हैं, उस जगह पे बैठते हैं, उस जगह प्रकृति को देखते हैं, उस करते हैं। फिर आप गोल्डन टेम्पल जाओ, हर धर्मों के लोग वहां मिलते हैं। अजमेर शरीफ जाओ, तो ये जो है कि कहीं ना कहीं हम हर धर्मों को सम्मान दृष्टि से देखते हैं। तो जो वेस्टर्न सेटअप है उसमें रिलीजन और स्टेट को डिवाइड किया गया है, सेपरेट कंप्लीट, जो कहते हैं ना बटर टाइट सेपरेशन। लेकिन हमारे यहाँ जो है रिलीजन को जो हमने पूरी तरह से सेपरेट नहीं किया। सेकुलरिज्म टर्म जो है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 1976 में ऐड किया गया। लेकिन उसके पहले भी इंडिया सेकुलर था। तो ये जो चीजें हैं कि कहीं ना कहीं हमारे जो वे ऑफ लाइफ में है, रिलीजन कहते हैं कि धर्म, इसी वजह से धर्म निरपेक्षता नहीं, एक तरह से संविधान में जो है पंथ निरपेक्षता दिया गया है। पंथ निरपेक्ष उसको बोलते हैं, क्योंकि धर्म को आप अलग ही नहीं कर सकते हो। इंडिया में कहते हैं कि रिलीजन इज द वे ऑफ लाइफ। रिलीजन जो है वो वे ऑफ लाइफ है, आप उससे लोगों को अलग ही नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास रिलीजियस फ्रीडम है। स्टेट बस ये करेगा कि किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा, यानी कि देयर विल बी नो स्टेट रिलीजन। जैसे बहुत सारे कंट्री आप देखोगे, इस्लामिक रिपब्लिक या फिर आप बुद्धिस्ट को, हमने कुछ कंट्रीज देखे हैं जिसमें बुद्धिज्म को अपनाया गया है, कुछ में आपको ज्यूज को अपनाया गया है, कुछ में क्रिश्चियनिटी को अपनाया गया। लेकिन हमने किसी भी धर्म को एक नहीं माना है कि ये हमारा धर्म स्टेट का धर्म है। ये सब इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट है। और कोई भी अपना जो है आर्टिकल 25 से लेकर के आप देखोगे 29, 27, 8, ये सब सारे के सारे आपको फ्रीडम देता है। नो डाउट देयर इज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की स्टेट जो है रेस्ट्रिक्शंस आपको लगा सकती है, लेकिन आपके पास फ्रीडम होता है। यदि देश के जो राष्ट्र प्रमुख या फिर सरकार के प्रमुख यदि होली दिवाली पे विश करते हैं, तो वो ईद को भी विश करेंगे, वो और भी नवरोज को भी विश करेंगे, हर चीज को करते हैं। और हम एक रिलीजियस जो कहते हैं धार्मिक सौहार्द बनाने की ये भूमिका अदा करते हैं और उस चीज को हम फॉलो करते हैं। तो कहीं भी इंडिया में जो है, इनफैक्ट रिलीजन को हमने स्टेट का से अलग एक तरह से रखा, लेकिन कहीं ना कहीं हम रिलीजन को पूरी तरह से सेपरेट नहीं किए हैं, सबको हम प्रमोट ये कर रहे हैं। एक देखो प्रश्न ये आता है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आपका चल रहा है डीपीएसपी में, ये प्रोविजन है। अब कहीं ना कहीं देखो जो बीजेपी का आपका मैनिफेस्टो जो था, तो उसमें तीन मुद्दे, एक तरह से आपका जो राम जन्मभूमि, तो राम जन्मभूमि का काम हो गया। एक आपका जो आर्टिकल 370, तो कहीं ना कहीं उसमें भी वो लोग कर लिए। अब एक आता है कि यूसीसी, तो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, देखो इंडिया में यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है, क्रिमिनल कोड यूनिफॉर्म है इन द सेंस, वैसे जो क्रिमिनल लॉ है जो कंकरेंट लिस्ट में है, देयर आर डिफरेंसेस, बट मेजर जो है वो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म है। कि एक प्लेस पे यदि हिंदू है, तो उन्होंने भी यदि मर्डर किया है सर्टेन सर्कमस्टांसेस में,
या कुछ क्राइम किया है तो उनके लिए भी वही प्रोविज़न है। और अब यूनिफ़ॉर्म का मतलब ये नहीं है कि हर को एक ही में वो सर्कमस्टांसेस देखा जाता है, हम उस डिटेल में नहीं जाएँगे, लेकिन अदरवाइज़ जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, तो वो आप पूरे के लिए यूनिफ़ॉर्म है। इंडिया में जो सिविल कोड है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो गोवा एक स्टेट है आपका, तो गोवा गोवा पहले पुर्तगाली के अंदर था, तो पुर्तगाली से ही चल रहा है, पोर्तुगीज़ से ही वो सिस्टम चल रहा है कि वहाँ प्रॉपर तरीका से यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लागू है, और तब से भी। और इंडिया का जो ये इंडिया में 1961 में इंडिया का पार्ट हुआ, फिर 1987 में वो इंडिया का एक फुल फ्लेज्ड स्टेट बन गया। तो कहीं न कहीं रिलीजन वगैरह जो है कि हमें अब एक कभी भी हमेशा ध्यान रखो कि कोई भी है, जितनी अधिक डाइवर्सिटी होगी, इनफैक्ट ये नेचर भी कहता है कि द मोर द डाइवर्सिटी बेटर इट विल बी। तो जितना अच्छा डाइवर्सिटी होगा उतना सही होगा, ये प्रकृति में भी है, ये नेचर में भी है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सब लोगों का, जब जस्ट इमेजिन करो कि हम किसी भी रिलीजन में कहीं भी हर का अलग-अलग कल्चर होता, तो ये क्या है, हमें अवसर देता है, हमें चीज़ों को समझने के लिए, हमें चीज़ों को एक-दूसरे से मिलने के लिए। पर्व, त्योहार, कल्चर्स जो हैं, ये चीज़ें क्या है, वो हेल्प करती है हमें दूसरे को समझने के लिए, हम एक-दूसरे को प्रॉपर तरीका से समझ पाएँ, उसमें ये मदद करता है। अब जस्ट इमेजिन करो कि यूनिफ़ॉर्म ये चीज़ें कर दिया जाए कि एक ही त्योहार मनाया जाएगा, तो कहीं न कहीं वो एक तरह से मोनोटोनस टाइप का होता है। जैसे हम डिफरेंट कल्चर्स को मानते, डिफरेंट रिलीजन्स को मानते हैं, तो ये चीज़ें होती है कि वहाँ हमारे यहाँ दूसरे धर्म के लोग, दूसरे कल्चर के लोग आएँ, फिर हम उनके पास जाएँ, तो ये कहीं न कहीं एक अच्छा सिम्बल देता है और एक सही मैसेज भी मिलता है। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें होनी चाहिए कि प्रॉपर तरीका से चीज़ों को एसिमिलेट होना चाहिए। तो ये रिलीजन एंड स्टेट, कुछ स्टेट्स जो हैं वो एक स्टेट के रिलीजन होते हैं, लेकिन इंडिया में जो है वो सेपरेशन है, इससे एक सेकुलर। अब एक देखो कल्चर और आपका सिविलाइजेशन आता है। तो कल्चर क्या होता है? कल्चर एक तरह से है आपका, जो कल्चर का मतलब होता है कि कस्टम्स, आइडियाज, बिलीव्स ऑफ अ पार्टिकुलर सोसाइटी, ठीक है? सोसाइटी और कंट्री, और कह सकते हो आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, ये सब मिल करके कल्चर बनता है। अब तो कल्चर एक तरह से सिविलाइजेशन का सब यूनिट है। सिविलाइजेशन क्या है कि सिविलाइजेशन इज एनी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी कैरेक्टराइज्ड बाय अर्बन डेवलपमेंट, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड सिंबॉलिक सिस्टम्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज राइटिंग। जो एक इनफैक्ट आप एंशियंट इंडिया यदि आप पढ़ोगे, एंशियंट इंडिया जो पुराने एनसीईआरटी, आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ोगे, तो उसमें फर्स्ट पेज में ही इटसेल्फ लिखा हुआ है कि जो एक तरह से हमारा सोसाइटी है सिविलाइजेशनल, तब सिविलाइज्ड तभी कहे जाएंगे जब राइटिंग प्रैक्टिस डेवलप हो गया हो। सिविलाइज्ड तभी माना जाएगा, लेकिन उसको उस सेंस में नहीं लो कि जो लोग राइटिंग नहीं जानते हैं या जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो सिविलाइज्ड नहीं है, ये कहने का मतलब नहीं है। एक सिविलाइजेशन क्या है, एक एंटिटी, एक इंडिविजुअल से नहीं बना हुआ होता है, वो कंटिन्यू एक जो होता है लॉन्ग ट्रेडिशंस चलता है, ठीक है? तो उसको मिला करके ये कहते हैं। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन देखोगे, आईबीसी, हम कहीं ना कहीं जो है, या इंडियन सिविलाइजेशन जब हम कहते हैं, चाइनीज सिविलाइजेशन कहते हैं, इजिप्टियन सिविलाइजेशन कहते हैं, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कहते हैं। तो बहुत सारे सिविलाइजेशन जो है, जैसे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, फिर आपका जो है इजिप्ट मिस्र की सभ्यता, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो मिट गए, बीच में ब्रेक हो गया। लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन ये जो हैं ये कंटिन्यू मूव कर रहे हैं। तो ये कुछ चीजें थी, उस चीज को आपको जानना चाहिए। और कहीं ना कहीं देखो, ये मेरे कहने का मेन अर्थ है कि जब भी आप इंटरव्यू पैनल में जाओ, तो एक तरह से हमें जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कंसेप्ट को हमें ध्यान में रखना है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, रामधारी सिद्दीनकर ने एक बहुत अच्छा बुक लिखा है, संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, इनफैक्ट मैं उस स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ जहाँ रामधारी सिंह दिनकर ने अपने करियर की शुरुआत की थी। उस स्कूल का मैं 1933 में इस्टेब्लिश हुआ था, तो उसके पहले वो प्रिंसिपल हुआ करते थे। तो संस्कृति के 4 अध्याय में रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं कि जो अनेकता में एकता हमारे राष्ट्र की विशेषता है, ठीक है?
अनेकता में एकता हमारे राष्ट्र की विशेषता है। इन्होंने ही इनका ही यह स्टेटमेंट था जो 1977 की क्रांति हुई थी कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आप किसी चीज़ को जो है हमें सबको पार्टिसिपेट करना है, जनता जो है पूरे तरीके से लोगों को तो संस्कृति के 4 अध्याय में श्री दिनकर लिखते हैं कि जो इंडिया है वो इंडिया एक तरह से एक कॉम्बिनेशन है, एक पूरे होमोजेनियस यूनिट नहीं है, इसमें डिफरेंस है। यदि जो आपका नॉर्थ ईस्ट है और गुजरात उसमें काफ़ी डिफरेंस है, कश्मीर से कन्याकुमारी में काफ़ी डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हमें एक्सेप्ट करना है। और देखो जब 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ तो हमारे पास बहुत सारे यूनिट्स थे, बहुत सारे प्रिंसली एस्टेट्स थे। इनफैक्ट टोटल 565 प्रिंसली एस्टेट्स थे, उसमें से इंडिया के क्षेत्र में 552 552 इंडियन क्षेत्र में थे। हर कोई अपना अलग अलग चाहते थे, लेकिन वो हर में कल्चर अलग नहीं था, सब में एकदम डिफरेंस नहीं था, लेकिन बहुत सारे जगहों में डिफरेंस था। तो वो अपना यूनिक रखना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकली रूप से हम भारत एक हैं। यदि जस्ट इमेजिन करो कि पाकिस्तान यदि कश्मीर पे अटैक करेगा तो ये सिर्फ अटैक कश्मीर पे नहीं माना जाएगा, ये ऑल ओवर इंडिया पे माना जाएगा। यदि श्रीलंका के साथ हमारा कुछ प्रॉब्लम होता है तो ये सिर्फ तमिल का प्रॉब्लम नहीं है, ये बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के लोगों का भी प्रॉब्लम है। नॉर्थ ईस्ट में यदि कुछ सिचुएशन होता है जो तो हम ये नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट वाले के लिए थी, हमें सबको वो चीज़ से प्रॉब्लम होती है। कुछ अच्छा इंडिया करता है, जस्ट इमेजिन करो कि हरियाणा की एक बेटी यदि मेडल जीतती है तो क्या सिर्फ हरियाणा में लोग खुशी मनाते हैं? नहीं, पूरा भारत खुशी मनाता है। इंडिया वर्ल्ड कप जीतता है तो क्या पूरा जिस स्टेट के प्लेयर हैं वही खुशी मनाते हैं? नहीं, पूरा भारत खुशी मनाता है। तो हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। जब भी आप इंटरव्यू बोर्ड में जाते हो तो इन चीज का ध्यान रखना है। ओके, अब देखो आपका आज 31st हुआ और इनफैक्ट आज जो है नेशनल यूनिटी डे भी आज सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है वो बर्थ एनिवर्सरी भी है। तो 1875 31 अक्टूबर 1875 को ये उनका शायद 1875 ही, जहाँ तक मुझे ध्यान है, हाँ 31 अक्टूबर 1875 को ही उनका बर्थ हुआ था। तो आज जो है 145 ईयर्स हो गए हैं। तो 145 ईयर्स पहले देश के महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत को यूनाइट करने वाले इनका जन्म हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो हम आज इस दिन एक तरह से उस चीज़ों को उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। एक्सट्रीम नेशनलिज्म एज सच इन पॉजिटिव वे ये जरूरी है, लेकिन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म वो बैड है। वो हमें हर चीज़ को ध्यान रखना है। जिनका भी इंटरव्यू है वो अब आप 2 दिन में आपका इंटरव्यू, फर्स्ट जिनका 2 अक्टूबर को फर्स्ट डे है तो अब 2 दिन में स्टार्ट हो रहा है। अपने को पॉजिटिव रखें, जिनका भी कुछ भी इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें या हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 पे संपर्क कर सकते हैं, या फिर 7404909669 टेलीग्राम नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। जिन्हें मॉक इंटरव्यू चाहिए वो अपना डीएफ भेज सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव ए नाइस डे।